एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो आज हमारा चैप्टर 14 है और कल हमने क्लास की थी भाई, ईवीएस की क्लास की थी। अभी कंटिन्यू ईवीएस की क्लासेज चलेगी, काफ़ी दिन बीच में रुक गई थी तो अब ईवीएस की डेली चलेगी। कल हमने यात्रा और यात्री वाला किया था। यात्रा में हमने टिकट समय सारणी है उसके बारे में पढ़ा, क्योंकि वहाँ से ही 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म आते ही आते हैं। तो अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं ली है तो पहले ले लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास लेना। और हिंदी जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो पेडागोजी अगर आपने नहीं की तो वो भी आप क्लासेस ले सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए अभी बात करते हैं इस टॉपिक की। टॉपिक है हमारा वन संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाएं। चैप्टर हमारा 14 है। ईवीएस में हमारे 15 चैप्टर है टोटल, एक चैप्टर और रहता है। 14 चैप्टर है ये, वन संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो नाम पढ़ के समझ गए हो कि इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक आपदाएं पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से गिने चुने पॉइंट से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक दो ऐसी कुछ, मैं कहूँ तो एक दो ही बातें ऐसी है जहाँ वो आपकी एज इट इज आती है, वही पूछा जाता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाता। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं जैसे हम बात करें, बाढ़, सूखा, बिजली गिरना, है ना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, तो ये सब क्या होती है? ये प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि नेचुरल जो होती हैं आपदाएं जो आती हैं वो क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो इसमें से भूकंप जो है इसके बारे में मेनली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एस्टेट, रीट, यूपिटेट, यूटिटेट, इनमें तो बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन सीटेट में थोड़े से कम, इनकी बहुत कम, रेयरली चांस है, लेकिन फिर भी हमें करना है बिकॉज ये हमारा सिलेबस में है। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है? अभी तो आपने सुना होगा 2011 में, हाँ 2011 में नेपाल में भूकंप आया था, बहुत ही जबरदस्त भाई, हजारों लोगों की जाने गई थी। और फिर 2001 में, 2015, 12 नहीं है शायद, 11 नहीं है शायद, 15 है, हाँ 2015 में नेपाल में भूकंप आया था भाई, हजारों लोगों की जाने गई। और उसके बाद जो है उससे पहले यानी कि 2001 में गुजरात में भी भूकंप आया था। तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जरूर कहीं पढ़ा होगा, है ना। तो क्योंकि अगर आप इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। तो भाई भूकंप क्या होता है? तो जमीन में यानी कि धरती में एक कंपन होती है, और उस कंपन से जो है वो धरती जो है अलग अलग विभाजित हो जाती है। और इसकी फिलहाल इसकी 6 प्लेटें बताते हैं कि 6 भागों में विभाजित है, 6 ही ज्ञात है। तो वो प्लेटें जो होती है वो घूमती रहती है, इनकी अपनी गति करती रहती है, और जब वो प्लेटें आपस में टकराती हैं, उनका टकराव होता है, तो क्या होता है? भी भूकंप आता है। इनकी धरती, जब हम बोलते हैं ना धरती हिल गई, धरती हिली थी, है ना, मोस्टली हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं धरती हिली है ना, तो वो क्या होता है? भूकंप होता है। तो ये आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है कि भूकंप रीजन क्या है इसका? तो मेन रीजन तो इसका ये है कि ज्यादातर क्या होता है, प्लेटें जो होती है वो टकराती है, तो उसकी वजह से भूकंप आता है। इनकी जो प्लेटें हैं वो टकराती है, उनकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। ओके, और रीजन क्या हो सकते हैं? उल्का पिंड टकराते हैं तो उनसे भी भूकंप आ सकता है। ठीक है, और ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप आ जाता है। और नाभिकीय विस्फोट, यानी कि भूमिगत जमीन के नीचे जो नाभिकीय विस्फोट किए जाते हैं उनसे भी भूकंप आ जाता है। नुकसान, भारी नुकसान हो जाता है, आसपास का जो एरिया है उसमें काफी नुकसान हो जाता है। ओके, तो ये तो है इसके रीजन कि क्यों आता है। अब हम बात करें नेक्स्ट बचाव की। बचाव क्या होना चाहिए? तो एक तो जिस एरियाज में भूकंप आते हैं, कि कुछ एरियाज ही ऐसे हैं जहाँ भूकंप मोस्टली आते ही रहते हैं। तो एक तो वहाँ की बिल्डिंग्स कुछ इस टाइप से बनी होनी चाहिए, यानी सुरक्षित होनी चाहिए कि भूकंप का ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर मिट्टी के घर है, लकड़ी के घर है, तो उनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर आप घर में हैं, जिस टाइम भूकंप आता है आप घर में हैं, तो किसी मेज के नीचे या किसी ऐसी चीज़ के नीचे जाके छुप जाना चाहिए। या फिर अगर आप बेड पर लेटे हैं तो तकिए से अपने सिर को बचाना चाहिए, क्योंकि कोई भारी चीज़ जो है ऊपर से आके गिर जाए या कुछ ऐसी चीज़ें आगे गिर जाएं तो उससे नुकसान हो सकता है। या फिर कोई भारी चीज़ है उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए उससे। सिलेंडर वगैरह है उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये उसके कुछ बचाव है। और अगर घर से बाहर है आप, तो कोई पौधा है तो उसको पकड़ लीजिए, या अगर पौधा भी नहीं है तो आप जमीन पे लेट जाइए। तो ये इसका बचाव है, ये भी नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा भारी भरकम वाली नहीं है, शब्द यूज नहीं है। भी पैमाना, ये सीटेट का या रीट का कहीं एस्टेट का कहीं फेवरेट है भाई, पैमाना। इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे सीटेट में भूकंप से रिलेटेड यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड 2013, 14 और 15 में क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद नहीं पूछे गए। क्या पता अब की बार पूछ ले भाई। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है?
सिस्मोग्राफ क्या होता है? इनके भूकंप के जो कंपन है उसका रेखीय रिकॉर्ड करना। इसको किस में मापते हैं? इनके भूकंप को हम किस में मापते हैं? तो सिस्मोग्राफी में मापते हैं। किस में मापेंगे भाई? सिस्मोग्राफी के द्वारा मापेंगे। और सिस्मोलॉजी क्या होता है आपका? भूकंप का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो होता है आपको सिस्मोलॉजी। तो इतना क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है। आगे ज्वालामुखी, बिजली, उन सब के बारे में जानना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं, क्योंकि आपके लिए जब उसके बारे में पूछा ही नहीं जाता तो क्या जरूरी है ना? तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो अब करते हैं वन संरक्षण, यानी कि वन संरक्षण कैसे, वन हमारे जीवन है कैसे हैं, तो उसके बारे में हम करते हैं। और अगर आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो सब लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज कर दे, क्योंकि आप में से 70%, 70 नहीं 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वो डेली क्लास लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए ना कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए वन संरक्षण करते हैं। हम करेंगे वन संरक्षण के बारे में कि वन संरक्षण कैसे हम करते हैं और कैसे किस टाइप के वन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वन जो होते हैं वो मनुष्य के फेफड़े हैं। एक तरह से जैसे जल ही जीवन है, वैसे मनुष्य के फेफड़े हैं, हरित फेफड़े अगर हम इन्हें कहें तो वनों के साथ जो है मनुष्य का पुराना रिश्ता रहा, एक गहरा संबंध है। आदिकाल की अगर हम बात करें, कि पुराने टाइम की हम बात करें, तो आदि मानव तो इनमें ही फले फूले हैं, इनमें ही पले बसे हैं, वनों में ही, वहीं से खाना बनाना, मतलब सब कुछ जो है वनों पर ही डिपेंड था। जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं वन। और जो है हिंदू धर्म में वनों की पूजा भी होती है, तो इसलिए क्या है, हमारे जीवन में वनों का बहुत महत्व है। दूसरा अगर हम बात करें तो वन जो है प्रदूषण को रोकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे, जिससे हमें जीवन मिला हुआ है, जिससे हम जी रहे हैं भाई, वो ऑक्सीजन जो है वनों के द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है। और फर्नीचर वगैरह, साग सब्जी मसाले, जो कुछ भी होता है हमें वनों से मिलता है ना। बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। जल नियंत्रण, यानी कि जो जल चक्र जो चल रहा है उसको नियंत्रित करते हैं, यानी कि बारिश का जो जल चक्र जो होता है उससे इसको नियंत्रित करते हैं वन। और क्या करते हैं अभी, मिट्टी को जो है नियंत्रित करते हैं, कि जहाँ वन ज़्यादा हो गई वहाँ मिट्टी जो है उसकी पकड़ मजबूत बनी रहती है, मिट्टी यानी कि मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, है ना। तो अगर हम माने तो 33% जो है वन होने ही होने चाहिए। एक बैलेंस के लिए, इनकी पृथ्वी का बैलेंस हमें रखना है, तो उसके लिए 33% वन होने ही होने चाहिए। तो भाई कुछ एक वन है, ये अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, ये तो थी एकदम जनरल नॉलेज। तो वन जो है वो 7 प्रकार के हैं, मुख्य मुख्य है जो है। आपसे सीधा तो नहीं पूछेंगे कि ये कौन से टाइप के वन होते हैं या कौन कौन से प्रकार है, उसकी तो नहीं पूछेंगे। इनकी विशेषताएं आपको दी जाएंगी, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो ये कुछ एक जो वनों के प्रकार है आप देख पा रहे होंगे, 7 वनों के प्रकार है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, है ना। और शंकुधारी वन हो गए, कंटीली झाड़ियाँ, तो ये सब जो है आपके वनों के टाइप्स हैं। तो वन बाय वन हम करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि आपको बताया सीटेट वही क्वेश्चन उठाता है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। कई क्वेश्चन तो बिल्कुल आप यूज देखना, 3-4 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे ना, आपको यूँ लगेगा कि एज इट इज उठा लिया है ना। तो वो हम बाद में करेंगे, इसके बाद जस्ट बाद। तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन नाम से स्पष्ट हो रहा है, सदाबहार यानी कि सदा हमेशा जिस पे बहार रहे, ठीक है, यानी कि जिसके पत्ते एक साथ ना झड़ते हो। सदाबहार का मतलब यूं नहीं है कि कुछ ऐसे सोचते हैं, मेरे जैसे पहले मैं ऐसे सोचती थी सदाबहार है मीन्स उसके पत्ते झड़ते ही नहीं। तो मैं ये सोचती झड़ते ही नहीं तो वो बड़ा कैसे होता है, उसके पत्ते पुराने नहीं होते, खराब नहीं होते, खराब होते तो उनका क्या होता है, नहीं भाई। सदाबहार मीन्स पत्ते जो है वो एक साथ नहीं झड़ते पेड़ के, बिल्कुल पेड़ मतलब खाली नहीं हो जाता, धीरे धीरे झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। मीन्स हमें यूं नहीं लगता वो सूखा सूखा नहीं लगता हमें पेड़, ठीक है। तो ये सदाबहार वन होते हैं, तो इसलिए इनको हम सदाबहार वन भी कह सकते हैं। इनके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बजाय आपको सदाबहार वन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इनके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर सदाबहार वन भी हो सकते हैं। और सदाबहार वन है, मौसम गर्म मौसम रहता है जहाँ ये वन होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है बारिश भी ज्यादा होती है, तो इनको वर्षा वन भी कहते हैं। वर्षा में भी सहायक है तो इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि इनको हम वर्षा वन और सदाबहार वन दोनों ही कहते हैं, और एक साथ ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते। और ये जो है भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, ये वन जो है भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। तो जिसने मैप अच्छे से पढ़ा होगा उसको तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भूमध्य रेखा कौन सी होती है भाई। तो भूमध्य रेखा के पास ये पाए जाते हैं, और इनमें जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जैव विविधता का, जहाँ जीव जंतुओं का यानी कि जहाँ जीवन होता है, जैव विविधता।
तो सबसे ज्यादा जो है इन वनों में जैव विविधता पाई जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका शीतोष्ण ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, 1 नंबर आपका पक्का है यहाँ से, बाकी 6 में से 1 नंबर आएगा और इसमें से 1 नंबर पक्का, ठीक है। इनकी वर्षा वन इसको हम कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो इन वनों में होती है और ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। और किस जो है ये कहाँ, मतलब कौन कौन से इसमें वृक्ष होते हैं, तो महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबड़, ये पेड़ है इस वन में पाए जाते हैं। मोस्टली रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबड़, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि इस यानी कि जो वृक्ष है उनकी आपको नाम लिख के दे देगा एक क्रम में कि इस टाइप के वृक्ष जो है वो किन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका आएगा, तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं रोजवुड, बांस, सिनकोना और रबड़ से। क्लियर है इतना। और इसमें एनाकोडा जैसे जीव, विशाल जीव जो है वो इन वनों में पाए जाते हैं। एनाकोडा, ये भी ध्यान रखना, एनाकोडा जैसे जीव जो है वो इन वनों में पाए जाते हैं। तो इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, 1 नंबर आपका पक्का है। क्लियर। और हाँ, साथ में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि हर एक चीज जो बोल रहे हैं वो लिखो, नहीं, नीड नहीं है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल कम है, आप यूँ चाहते हो कि आप नोट्स बनाए, तो कोई फायदा नहीं। नोट्स तब बनते हैं जब आप 6 महीने पहले तैयारी करते हो, इनके नोट्स बना के रख दो। जब 3-4 महीने बचे तब आप अपनी तैयारी अच्छे से करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। आगे है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वो है सदाबहार वन, ये है पर्णपाती। पर्णपाती यानी कि जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, जो अपने पर्ण गिरा देते हैं, ठीक है। तो इनको हम पर्णपाती वन भी कहेंगे। एक नाम इनका क्या है, पर्णपाती वन कहेंगे, और दूसरा नाम है इनका मानसूनी वन। दूसरा क्या नाम है, मानसून, इनकी वजह से मानसून आता है, तो इनको हम क्या कहेंगे, मानसूनी वन, ठीक है। ये ध्यान में रखना भाई अच्छे से। और ये वन जो होते हैं हमारे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और जो मध्य अमेरिका होती है वहां पाए जाते हैं। इनकी भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में ये वन पाए जाते हैं। और ये वन जो है फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, मीन्स ये वन मजबूत होते हैं। इन वनों के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, उनकी लकड़ी जो है मजबूत होती है। जैसे हमारे यहाँ पे शीशम के पेड़, वो सॉरी, दरवाजे खिड़कियां बनाई जाती है, क्योंकि उसको मानते हैं कि मजबूत होते हैं, इनकी उम्र ज्यादा होती है, लंबे टाइम तक चलते हैं, दीमक वगैरह नहीं लगती। या फिर जंडी वगैरह के दरवाजे बनाए जाते हैं, उसको फिर भी चलो वो लग जाती है उसको, लेकिन सबसे बेस्ट होते हैं शीशम के, ठीक है। तो यहाँ ये जो फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, और मुख्य वर्ष कौन कौन से, साल, शीशम जो हमारे होते हैं, सागवान के भी, आम, चंदन, नीम, ये जो पेड़ होते हैं वो इसमें आते हैं। किसमें आते हैं, पर्णपाती वनों को, जिसको हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं, और मानसूनी वन भी उनको हम कहते हैं। और इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो हाथी, शेर, बाघ, गोल्डन लंगूर, जो एक्चुअली हम नॉर्मली हम नाम सुनते हैं, तो वो वाले जानवर इसमें रहते हैं। जानवरों के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इस वन में कौन से जानवर रहते हैं। जानवरों वाला एक अलग टॉपिक है वो, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहते हैं, तो वो अलग, थोड़ा सा अलग है टॉपिक, तो वो हम बाद में करेंगे। तो इसमें से आपको जस्ट वृक्षों के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण यानी कि शीत मतलब सर्दी का मौसम, यहाँ उष्ण यानी कि ये गर्म मौसम के हैं, और ये ठंडे मौसम के हैं। शीतोष्ण, शीत यानी कि सर्दी, क्लियर। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में, इनकी मैदानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो नाम से देखो स्पष्ट है, शीत के हैं, जहाँ ठंड ज्यादा है वहां ये वन पाएंगे, सिंपल सी बात है। और ये जहाँ गर्मी होती है वहां पाएंगे, तो ये जगह भी कुछ ऐसे ही है ना, जहाँ गर्मी होगी वहां पाएंगे। और इधर यहाँ ये शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है वो जहाँ ठंडी जगह है वहां पाएंगे। तो ये शीतोष्ण पर्णपाती इनके सर्दियों के वन है, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के जो तटीय क्षेत्र है, इनके मैदानी जो भाग है उसमें पाए जाते हैं। और इनके जो मुख्य वृक्ष कौन से हैं, ऐश और बीच इनके मुख्य वृक्ष है। और जानवर है हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, नॉर्मली जो जानवर होते हैं वो इनमें रहते हैं। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पुट किए जाएंगे, ठीक है। आगे है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन, यही वही आ गया शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी कि ये भी क्या है, सदाबहार वन है। ये भी पत्तियां अपनी नहीं गिराते एक साथ, तो ये है शीतोष्ण, और वो है उष्ण के दूसरे वाले, ठीक है। शीतोष्ण ये भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते, और किस एरिया में पाए जाते हैं, दक्षिणी एरिया में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी ब्राजील का जो एरिया है उस एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें वृक्ष कौन से होते हैं? बांस, चीड़, यूकेलिप्टस, इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये दो ही हैं, एक ये वाला और ये वाला, दो इंपॉर्टेंट है। आगे शंकुधारी वन है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करवाऊंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। भूमध्य सागरीय वन या वनस्पति, भूमध्य सागर वन या वनस्पति, तो ये वनस्पति जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया का जो भूमध्य सागर है उसके पास पाई जाती है। तो याद करना बिल्कुल इजी है भाई, भूमध्य सागर ये वनस्पति है और भूमध्य सागर के पास ही आपको पाई जाती है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहती है। बाकियों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रीष्म है, उष्ण है, वहाँ गर्मी रहती है, शीतोष्ण है, वहाँ सर्दी रहती है। इसमें क्या है, जहाँ अगर गर्मी होती है तो यहाँ गर्म रहती है, और शीत ऋतु है तो यहाँ हल्की हल्की बारिश होती है। क्लियर है? गर्मी में गर्म और शीत ऋतु होती है तो हल्की बारिश होती है। और इसमें जो नींबू की कैटेगरी के जो फल होते हैं, नींबू की कैटेगरी यानी नींबू की जो प्रजाति है वो इसमें पाए जाते हैं। संतरा हो गया, किन्नू हो गया, जैतून, अंगूर, अंजीर, ये सब इसमें पाए जाते हैं आपके। क्लियर है? आगे हम बात करें शंकुधारी वन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। तो शंकुधारी वन यानी कि जो शंकु की शेप के होते हैं आपके, अगर आप शिमला गए हैं ना तो आपको इसमें से कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, एकदम अच्छे से आपको पता हुआ इनके बारे में कि किस टाइप के वन होते हैं, किस टाइप की वहाँ वनस्पति होती है, कैसा वहाँ मौसम होता है, कहाँ होते हैं ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन जो नहीं गए उनको बता देते हैं भाई, और अगर नहीं गए तो चले जाना, बहुत अच्छी जगह है। तो शंकुधारी वन जिनको हम टैगा वन भी कहते हैं, शंकुधारी वन को हम टैगा वन भी कहते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रीय वन है, इनकी पहाड़ी क्षेत्र में ये होते हैं। तो शिमला साइड पहाड़ी है भाई, तो उस साइड में ये होते हैं। और ये वन जो होते हैं ये भी सदाबहार वन होते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी तेज गर्मी तो होती नहीं है और ना ही इनके पत्ते झड़ते हैं इतने। तो ये क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और ये शंकु टाइप के होते हैं, शंकु टाइप के शेप में होते हैं, और मतलब घने होते हैं। क्लियर? बहुत ऊंचे होते हैं। और क्या है, ये जो है नरम वृक्ष होते हैं, नरम होते हैं, इनकी लकड़ी जो होती है नरम होती है, इनकी हम इनके फर्नीचर नहीं बना सकते, इनकी लकड़ी नरम होती है। जैसे माचिस का जो बॉक्स है या भारी जो कागज़ है उसका बॉक्स है, या फिर कोई बॉक्स की पैकिंग हमें करनी है, पैकिंग वाला बॉक्स जो होता है वो हम इससे बना सकते हैं। हार्ड जो है वो हम नहीं कर सकते, जैसे सेब की पेटी होती है ना, वो आती है ना, तो उस टाइप का हम इससे बना सकते हैं, बट ये हार्ड नहीं होते। क्लियर? तो चीड़, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, क्लियर है, ये वाले कुछ पेड़ वहाँ पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ तो आपने सबने ही देखे होंगे भाई, नाम भी सुना होगा, क्योंकि देवदार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ जाते हैं, चीड़, देवदार इनके। ठीक है, आगे हम बात करें मुख्य जानवर कौन कौन से रहते हैं, तो ध्रुवीय भालू रहता है एक, तो जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे मतलब बाल होते हैं, बाल तो होते ही हैं, क्योंकि अगर जहाँ सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ ऑब्वियसली जानवरों के शरीर पे बाल ज़्यादा होंगे, तो ध्रुवीय भालू पाया जाता है, और रजत, लोमड़ी और मिंक आदि पाया जाता है। ध्रुवीय भालू है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कई बार कि ये मतलब किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस टाइप के वनों में ये पाया जाता है। क्लियर? आगे बर्फीले क्षेत्र में अगर ये वनस्पति पाई जाती है, इनकी बर्फीली अगर क्षेत्र है तो इसको हम टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं, कि टुंड्रा प्रदेश इसको हम कहते हैं, तो टुंड्रा वनस्पति हम इसको कहते हैं। अदरवाइज इसको क्या कहेंगे हम, शंकुधारी वन। और हाँ, नारियल का पेड़ होता है वो भी बहुत ऊंचाई पर होता है, बट वो तटीय क्षेत्र में होता है, वो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं होता, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा आपका। क्लियर? ओके, आगे है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ नाम से स्पष्ट है, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के हैं उनको तो बताने की नीड ही नहीं है, भी बहुत अच्छे से पता होगा। कंटीली झाड़ियाँ जो है राजस्थान में, इनकी जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ आपकी पाई जाती है, इनकी महाद्वीपों के पास यानी कि महाद्वीपों के किनारे या फिर रेगिस्तान में पाई जाती हैं। और यहाँ जो है बारिश कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो पेड़ हैं, किक्कर हो गई, और जो खजूर है, केक्टस है, बबूल है, ये पेड़ पाए, इनकी कंटीली झाड़ियों के ही पेड़ पाए, कांटों वाले पाए जाते हैं। इनको पानी की नीड भी कम होती है और यहाँ बारिश भी कम होती है। और यहाँ जानवर कौन से पाए जाते हैं, तो सांप बिच्छू। कहते हैं ना, बावनी उजाड़ में तो सांप बिच्छू गोयरा ही पाओगा, है ना, ऐसे बोलते हैं अपने कि बावनी उजाड़ में तो सांप बिच्छू गोयरा ही पाओगा, और के पाओगे, तो वही बात है। तो यहाँ सांप, बिच्छू, गोयरा ऐसे वाले जीव इसमें रहते हैं। और यहाँ बबूल, केक्टस, खजूर, तो ये सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, और याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि अपनी एरिया में ऐसा कुछ होता है, ऐसे पेड़ जो होते हैं। क्लियर? तो ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दो जो हमने आपको पहले करवाए थे, उष्ण कटिबंधीय और उष्ण दूसरे वाला वो, ठीक है, पर्णपाती वन का जो है वो वाला, सदाबहार और पर्णपाती का दोनों का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ है, अभयारण्य वाला, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य वाला, कि कौन से किस अभयारण्य में कौन से जीव पाए जाते हैं, कि कौन सा कब बना, पहला अभयारण्य कब बना, या राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो इसके बारे में ना हम डिटेल से करेंगे, भी अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें लेंथी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा कवर इतने जल्दी।
तो इसलिए उसमें अलग से वीडियो बनाएंगे और वो आपको 2 नंबर पक्के ही देगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट, रीट, यूपीटेट, डी++बी, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ना पूछ जाए। पीछे वाले जो पेपर है उठा के देख लेना, हर क्वेश्चन में जरूर ईवीएस में ये आपका क्वेश्चन पुट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको हम डिटेल से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, और मेरे हिसाब से समझ आया होगा। और ये बात मैं आपको कम से कम 10-12 बार बोलती हूँ, ताकि अगर किसी को ना भी आई तो बता दे कि हाँ भाई मुझे नहीं आया समझ, ठीक है। फिर भी आप नहीं बताते हो, चलो मेरे हिसाब से समझ आ जाता होगा इसलिए नहीं बताते हो। तो ये है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य लक्षण है। तो मैंने कहा था ना, नॉर्मल नॉर्मल जो बातें हैं वही पूछी जाएंगी आपसे। तो मुख्य लक्षण कौन सा है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश का हमें बताना है। तो उष्णकटिबंधीय, उष्ण नाम से स्पष्ट है, उष्ण यानी कि गर्मी, उष्मा। तो गर्मी होती है। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड व गर्मी में हल्की गर्मी रहना, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड तो होगी नहीं क्योंकि उष्ण है ये, ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी नहीं। इसका नाम उष्ण क्यों है? फिर इन दोनों में से एक आएगा। तो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय लिखा है ना, इट मीन्स क्या होगा भाई, वर्ष भर गर्मी ही रहेगी। शीतोष्ण है तो ठंड रहेगी, लेकिन शीतोष्ण है तो गर्मी भी रहेगी ठंड भी रहेगी, लेकिन उष्ण है तो सिर्फ गर्मी रहेगी। तो वर्ष भर गर्मी रहना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये अभी हमने किया नहीं है, बट फिर भी ये जो है मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको हम कल करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया था बीच में। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा सा, मैंने कहा था ना पेड़ की विशेषता दी हुई होगी, बिल्कुल सिंपल वे में, कुछ नहीं है देखना इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। वहाँ उसे क्या दिखाई पड़ते हैं? ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। और जो उसके घर यानी कि गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। यानी कि शिमला में कौन से पेड़ होते हैं? चीड़ के पेड़ होते हैं, सेब के भी होते हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल की बात आई है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था शंकु आकार के पेड़ जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है केरल की। तो केरल में आपको पता है नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसने कौन सा पेड़ देखा होगा? जरूर उसने नारियल का पेड़ देखा होगा। शिमला के पेड़ों की बात करिए क्योंकि शिमला में ऊंचे पेड़ होते हैं, तो उसने भी ऊंचा पेड़ देखा। तो ऊंचा पेड़ कौन सा होता है? नारियल का पेड़ होता है। देखो जब मैंने आपको पढ़ाया है अभी अभी जस्ट अभी क्लास ली है आपकी, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि शंकु आकार जो पेड़ है यानी कि ऊंचा पेड़ तो नारियल का भी होता है, बट हम उसको इसमें नहीं शामिल करेंगे शंकुधारी वन में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में होता है। तो वहां से देखो हमारा एक क्वेश्चन आ गया ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल जो हम बात करते हैं, नॉर्मल जो हमारी क्लास चल रही है ना, सिंपल सिंपल जो बातें हैं वही क्वेश्चंस हैं, उसी में से ही आता है, लंबी चौड़ी कुछ कहानी नहीं आती। ये है देखो एकदम सिंपल, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए, इनके उसके बारे में उसको बच्चे उसके बारे में सोचे के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। गुंजन टीचर है, वो कुछ क्रियाकलापों का आयोजन करती है। और तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वन संरक्षण में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है? तो आयोजन करती है, और आप अगर सिंपली, अगर आपको बहुत जल्दबाजी रहती है तो आप क्या करोगे? आप फटाक से ये वाला आंसर लगाओगे कि हाँ एक एक वर्ष अपनाएं और उसकी देखभाल करें, ये बेस्ट है। बट आपने क्वेश्चन आगे भी पढ़ना है। आगे इसने क्या लिखा है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी वो हमें बताना है। और ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ दो जगह से ऑप्शन दिए हुए होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कम प्रभावी कौन सी होगी? तो भाई कम प्रभावी आपको पता है, कटी लकड़ियों का ढेर भंडार दिखाना, ये सबसे कम प्रभावी है। कटी लकड़ियों को तो वैसे भी नहीं दिखाना क्योंकि पेड़ों को हमें काटना नहीं है। बच्चों को ये थोड़ी ना सिखाएंगे बच्चों को कि भाई पेड़ काटने चाहिए, ऐसे कटते हैं, है ना, ऐसे उनका ढेर लगता है, फिर वो आरे पे जाते हैं, ऐसे उनके फट्टे निकलते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना बताते हैं बच्चों को। उनको वृक्षों के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उनको हम वन संरक्षण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 33% होने चाहिए पृथ्वी के बैलेंस के लिए, बट भारत में, पीटेट में आया क्वेश्चन है, भारत में 19.47% वन है। क्लियर? और ये जो रिपोर्ट है वही 2007 के अनुसार है, उत्तर वन रिपोर्ट, ये प्रूफ है। पेड़ पौधे, क्योंकि कई बार ना चीजें होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ मैच नहीं हो पाती, इसलिए पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के भी नहीं बताया, जस्ट वर्बली मैंने आपको बताया था, है ना।
तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। भूकंप मापा जाता है तो ये रिएक्टर में मापा जाता है, ये मैंने थोड़ा सा मिस हो गया था, बताया नहीं। रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है और इसको मापते हैं वो सिस्मोग्राफी से, ठीक है। सिस्मोग्राफी जो उसकी कंपन है उसको रेखीय आकार बनाया जाता है उससे। प्रोजेक्टाइल वाला नहीं करना हमें, ठीक है। तो ये होती है हमारी कंप्लीट क्लास।